मार्क्स एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये उनके बचपन से नज़र आने लग गया था। उन्होंने इस दुनिया को समझने और बदलने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स की एजुकेशन हासिल करी। 17 वर्ष की उम्र में वो बॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहां वो लॉ पढ़ाई करते हैं और वो देखते हैं कि कानून को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और कानून से किस तरह जीवन को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी का अध्ययन किया। यहीं से हम कह सकते हैं कि वो हीगल से बहुत प्रभावित हुए। हीगल जिन्होंने फिलॉसफी में एक नया डायलेक्टिकल मेथड शुरुआत किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, फिलोसोफर्स जो हैं हमारी दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। वो हीगल ने भी, मुझे लगता है, अपने सारे साथियों के साथ उस एब्सोल्यूट आइडिया की बात करी। पर हीगल ने जिस तरह से उसमें इंडिविजुअलिज्म को प्राथमिकता दी और उसमें उसको एक डायनामिक और इवॉल्विंग मैकेनिज्म बताया, और जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करी, उसने मार्क्स को बहुत प्रभावित किया और मार्क्स ने उसी को आगे बढ़ाया। जब वो अपनी पीएचडी लिखते हैं तो साथ साथ वो हीगल के विचारों को और उद्घाटित करते हैं। जो नेचुरल फिलॉसफी में उन्होंने अपनी पीएचडी लिखी, उसमें उसके असर हम साफ देख सकते हैं। जब आप मार्क्स के स्टडी पीरियड को देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्क्स ने पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं की। मार्क्स ने पढ़ाई की इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए। जब वो पीएचडी करते हैं 1841 में, तब भी उसी के साथ साथ वो लिख रहे हैं समाज के अलग अलग पक्षों में, गैर बराबरी के बारे में, किस तरह से ये बदलाव संभव है। आप देखिए कि 1842 में जब वो लिखना शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ और सर्वहारा क्रांति के विचारों को प्रतिपादित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, तभी उनके ऊपर एक बैन लगता है। 1845 में जब वो फ्रांस से बैन हुए तो वो ब्रुसेल्स चले गए और वहाँ उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। यहीं से हम सीख सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान जो है वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं होता, हमें उसे बाहर ले जाके पूरी मानवता के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। मार्क्स ने इसको साबित करके दिखाया। 1847 में वो अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की भी बात कह सकते हैं। दोस्तों, मार्क्स का मूल विचार, जिसे हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, उसके अनुसार जो निजी स्वामित्व है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत एक गहरी समझ बनाई और उन्होंने कहा कि जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक हमला करते हैं या उसे ख़त्म करते हैं, तो वो जो सारी पूंजी है वो सर्वहारा राज्य के हाथ में, मेजॉरिटी के हाथ में, कॉमन पब्लिक के हाथ में आती है। और वो सारे जो कंट्रोल है, वो पूंजी, वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वो आप ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सिस्टम जब पूरी राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं, तब एक बेहतर दुनिया संभव है। जब सारी पूंजी, सारा उत्पादन और सारा विनिमय राष्ट्र के हाथ में आएगा, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी बखेड़ा है, जो डेप्रीवेशन की जो हमारे दिमाग में चिंताएं हैं, जो गैर बराबरी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का वो नारा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा, जब वो मजदूरों का आह्वान करते हैं, जब वो कहते हैं, हे दुनिया के मजदूरों, तुम सभी इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब। कार्ल मार्क्स जो है अपनी राइटिंग्स में, जिसमें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और अनेक लेखों के माध्यम से पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार अंत में एक संघर्ष होगा और सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बूर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। मार्क्स को हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का पहला आलोचक भी मान सकते हैं। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति हमें चेतावनी दी और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को इसका सबसे बड़ा कारण माना। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी किताब, जो सबसे बड़ी आप उनका कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, दास कैपिटल में भी अपने विचारों को बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है।